गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। कुछ अपना जो टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 1 चल रहा है उसका आज लास्ट टॉपिक दे रहा हूं। लास्ट जो अपना टॉपिक है उसको लेके अपन आज चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले चैप्टर में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बाद माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको अपन ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा, वृत्त अर्थशास्त्र कहा, उनके बारे में चर्चा की। उनमें डिफरेंसेस देखे कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और वृत्त अर्थशास्त्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र में क्या फर्क है। फिर बाद में अर्थव्यवस्था की बात की। अर्थव्यवस्था की जब अपन ने बात की तो उसमें 3 तरह की अर्थव्यवस्था ली अपन ने, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बारे में चर्चा की। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अर्थशास्त्र है वो आदर्शात्मक है या किस प्रकार से उसमें काम होता है, उनके बारे में चर्चा की। उनको अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय आर्थिक समस्याएं थी उन समस्याओं को चर्चा की। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचता है वो बचता है आपका उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना जो वक्र है वो इन्हीं समस्याओं के कारण से पैदा होता है। पहले मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा। स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि अपन ने चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर किया है, उनका सिस्टम, और उसी के अनुसार अपन आगे बात करेंगे। देखिए, मैं अगर आपके सामने बुक पे आता हूं तो बुक में जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में अपन ने सामान्य अर्थव्यवस्था के अंदर जो जो चीजें अपने पास थी उनके बारे में, उनके जो शब्दावलियां थी उनको, ताकि अपन को आगे पूरी बुक जैसे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन करेंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, उनके लिए एक एक वर्ड को समझा। फिर हम लोग आगे चले तो हमने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को लास्ट में लिया क्योंकि मुझे इनको जोड़ना था उत्पादन संभावना वक्र के साथ, वो अपन ने क्लियर कर लिया। उसके बाद हम लोग अपन आते हैं तो जो संभावना वक्र है वो उसको मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बारे में लूंगा। और उसके बाद जो केंद्रीयकृत अर्थव्यवस्था है यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अपन ने अध्ययन कर लिया। और इस प्रकार से अपन ने पूरे चैप्टर का, ये चैप्टर आज का जो टॉपिक पढ़ने के बाद अपन पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, परंतु मुझे ये चाहिए कि आप लोगों को अगर टॉपिक्स में कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप पूछें, पर आपके क्वेश्चंस पुट नहीं हो रहे हैं, आपके द्वारा कुछ पूछा नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कहीं देख नहीं रहे हो या कहीं आप इनमें कुछ समझ नहीं पा रहे हो, फिर भी आप संकोचवश या शंकावश नहीं पूछ पा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक फेस टू फेस क्लासें नहीं लगती तब तक यही क्लासें आपके लिए क्लास होंगी। तो सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप हमसे जुड़कर एक एक चीज को गौर से समझें, उन पे विचार करें। कोई भी दिक्कत होती है आप उसके लिए हमसे पूछें। तो मैं आप को लेके चलता हूं आज इसी टॉपिक पे, उत्पादन संभावना वक्र। देखिए, अब उत्पादन संभावना वक्र, हिंदी में इसको उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब कहां से स्टार्ट होता है, इसका क्यों इसका उद्गम होता है, ये इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हमें अभी तक की जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं उनमें हर में एक ही बिंदु क्लियर हुआ है कि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है
और उन सीमित संसाधनों में हमें वो समस्त कार्य करने हैं, वो चीजें करनी है कि जिससे आवश्यकताएं, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति या परिपूर्णता की जा सके। तो यहां पर यह देखा जाता है कि जो सीमित संसाधन है, उन सीमित संसाधनों में हम असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। तो उसके लिए हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, इन समस्याओं को भी उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है उसको 3 नामों से जाना जाता है। काफी बार ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है कि उत्पादन संभावना वक्र को किन किन नामों से जाना जाता है। तो उत्पादन संभावना वक्र को 3 नामों से जाना जाता है। उत्पादन संभावना वक्र, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, उत्पादन संभावना फ्रंटियर। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, यानी परिवर्तन वक्र। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र के 3 नाम हम लोगों के सामने आए। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना फ्रंटियर और तीसरा परिवर्तनीय वक्र। इन तीनों नामों को जानने के बाद हम जो आगे का क्रम लेते हैं, उस क्रम में सबसे पहली बात आती है परिभाषा, कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो जब अपन डेफिनेशन की बात करते हैं तो क्या कहा गया कि वह वक्र जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के, हमारे पास क्या उपलब्ध है, उत्पादन के साधन उपलब्ध है, उन उत्पादन के साधनों के दिए होने पर दो वस्तुओं के उन अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है। आपके पास 2 वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के अंदर उन वस्तुओं की अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है, जो समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में प्राप्त होती है। आपके पास जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं, उन संसाधनों का आप पूर्ण और कुशल उपयोग करोगे, यानी ऐसी तरह से उपयोग करोगे कि कोई संसाधन उपयोगिता से परे न रह गया हो, और ऐसा भी ना हो कि संसाधनों का उपयोग हमने किया नहीं या उनकी पूर्ण कुशलता का उपयोग हमने नहीं किया हो। इसलिए क्या कहा गया, समस्त साधनों के पूर्ण व कार्यकुशल उपयोग की स्थिति को में प्राप्त होती है। तो यहां पर यह कहा गया कि वह वक्र जो अर्थव्यवस्था में, वह वक्र जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों के, अपने को दिया गया है उत्पादन के साधन दिया गए, उत्पादन के साधनों के दिए होने पर, उत्पादन के साधनों के दिए होने पर दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की, दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को, कितना उत्पादन कर सकता है, दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की संभावनाओं को व्यक्त करता है कि हमारे पास जो संसाधन है उससे अपन कितना उत्पादन कर सकते हैं, जो समस्त साधनों की कब पूर्ण और कार्यकुशल उपयोग की स्थिति में प्राप्त होती है। अब यहां पर क्या होगा, ये बात समझ में आने के बाद मैं बात करता हूं अब निर्णय क्या है, हमें निर्णय क्या लेना होता है। हमें निर्णय लेना होता है कि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कोई भी उत्पादक अपने दुर्लभ संसाधनों का आवंटन कैसे करे। वर्ड आता है आवंटन, आवंटन का मतलब है इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास 100 रुपए हैं और आपको कई चीजों में उन्हें खर्च करना है, तो आप ये देखोगे कि मैं 50 रुपए को इस वस्तु की तरह में खरीद कर मैं व्यक्त कर लूं, 25 को यहाँ, 25 को यहाँ, तो ये क्या है, आवंटन है, बंटवारा है। तो उसके पास कोई भी उत्पादक है, उसके पास जो संसाधन है उनका आवंटन वो अपने दुर्लभ संसाधनों के लिए कैसे करे, ये हो गई परिभाषा। चले आगे।
तो आगे चलने पर हम लोग क्या देखेंगे कि अर्थशास्त्र में दुर्लभ संसाधनों, जो संसाधन दुर्लभ हैं, उनके आवंटन से क्या होगा, अपन जो बंटवारा कर रहे हैं उससे क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोग उपलब्ध होते हैं। विशिष्ट संयोग मतलब अपने पास अगर 100 रुपए हैं और हमें बाजार से सब्जियां भी खरीद के लेके जानी है, बुक्स भी लेके जानी है, तो हम लोग ये देखेंगे कि हम ऐसा कोई एक बंटवारा करें जिससे सब्जी भी आ जाए और पुस्तक भी लेके जाई जाए। तो आपने क्या किया, दोनों चीजों को, वो आपके पास पैसे कितने थे 100, उन दोनों का आपने बंटवारा कर दिया। तो उससे क्या होगा, संसाधनों के आवंटन से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होते हैं। उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान के द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली, हमारे पास क्या संसाधनों की मात्रा है, उन संसाधनों की मात्रा से जो हमारे पास प्रौद्योगिकी की ज्ञान है, प्रौद्योगिकी ज्ञान मतलब टेक्निकल नॉलेज, उसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो भी वस्तु को उत्पादित करनी है, चाहे वो वस्तु हो और चाहे वो सेवा हो, और उसके लिए जो संयोग बनेगा कि हम लोग वस्तुओं का और सेवाओं का, एक तरफ अपन वस्तु ले लेते हैं और एक तरफ अपन सेवा ले लेते हैं, तो कितनी भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, कितनी सेवाओं का उत्पादन करेंगे, लेकिन ध्यान में क्या रखना है, हमारे पास दुर्लभ संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में है। तो यहां पर यह कहा गया कि अपने पास जो दुर्लभ संसाधन है, उन संसाधनों के आवंटन से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन्न होती हैं, और उन संसाधनों की मात्रा और प्रौद्योगिकी ज्ञान द्वारा जो उत्पादित की जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की जो संभावित संयोग हैं, उनके समूह को क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना सेट कहा जाएगा, कि ये उत्पादन संभावना सेट है। इतनी हम वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, इतनी सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। अगर अपन को 2 वस्तुओं का उत्पादन करना है तो इतनी अक्ष वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, इतनी वायु वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। समझिएगा, नहीं समझ में आए मुझे पूछिएगा। अब मैं मान्यताओं की ओर आपको अग्रसर करता हूं कि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं क्या होती है। देखिए बेटा, अपन यहां पर ध्यान दें तो मान्यताएं क्या होती हैं। मान्यताओं का मतलब होता है मान्य प्लस ताएं, मतलब मान कर चलना। जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि ऐसी परिस्थितियां होंगी। तो यहां पर क्या कहा गया कि उत्पादन संभावना वक्र में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। पूर्ण रोजगार की, क्योंकि अपने पास जो संसाधन है उनका अपन पूर्ण उपयोग करेंगे, ऐसा ना हो कि उनके उपयोग को छोड़ दें। साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनाया जा सकता। यहां पर ये स्थिति बोली गई कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति में उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनाया जाता। दूसरी बात, अगर अपन विश्लेषण करें, एनालिसिस फेज में आए, तो उत्पादन की तकनीक बदलती नहीं है। विश्लेषण के दौरान क्या होता है, उत्पादन की तकनीक नहीं बदलती है। तीसरी अगर बात करें तो क्या है कि अपन ये मानते हैं कि जो साधन अपने पास उपलब्ध हैं, उन साधनों की पूर्ति जो है वो स्थिर है। ऐसा नहीं है कि वो साधन बढ़ जाए या घट जाए, साधनों की पूर्ति स्थिर मानी जाती है। और फोर्थ पॉइंट है, चौथी बात जो है वो ये है कि जो साधनों का उपयोग है वो पूर्ण कार्य कुशलता से हो रहा है। पहली बात, पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाएगी, साधनों के अपूर्ण या कम उपयोग की स्थिति, इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र नहीं बनाया जाता। दूसरी बात कि विश्लेषण के दौरान उत्पादन की तकनीक नहीं बदलती है। तीसरी
कि साधनों की जो पूर्ति है उसको स्थिर माना जाता है। और फोर्थ बात जो है वो ये है कि उपयोग पूर्ण कुशल कार्य कुशलता से हो रहा है। ये उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। अब मैं आपको लेके चलूं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल क्या होता है। हमारे को सबको पता है कि उत्पादन संभावना वक्र जो है वो ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि संसाधनों की दुर्लभता होगी। अगर अपन एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरी का उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है और वो स्थिर है। तो एक के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरे के उत्पादन अपने आप ही कम हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका ढाल है वो दुर्लभता के कारण ऋणात्मक होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करूंगा। एक ऐसी अर्थव्यवस्था की अपन कल्पना करते हैं जहां साधनों का उपयोग करके दो तरह के उत्पादन किया जा रहा है, एक कपास का और दूसरा अनाज का। यानी दो तरह की चीजें हैं हमारे पास संसाधन तो सीमित हैं। उन संसाधनों के माध्यम से हम दो चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, एक तरफ कपास का और दूसरी तरफ अनाज का। तो आपके सामने जो संभावनाएं हैं वो क्या है? संभावना नंबर 1 ए वो ये है कि आप अनाज का उत्पादन 0 करें, कपास का उत्पादन 10 करें। क्योंकि आपके पास जो संसाधन है वो ये है कि आपको अगर कपास का उत्पादन करना है तो अनाज का उत्पादन कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। दूसरी संभावना ये बनती है कि आप 1 यूनिट अनाज का उत्पादन कर लीजिए तो कपास की 1 यूनिट को आपको सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप 2 यूनिट अनाज का उत्पादन कर रहे हैं तो आपके सामने स्थिति आएगी कि कपास की 7 यूनिट का उत्पादन होगा। अगर आप अनाज की 3 यूनिट का मतलब आप क्विंटल में ले सकते हैं, इधर आप बोरी में ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं। तो अनाज की अगर 3 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो कपास की आपको 6 यूनिट सेक्रीफाइस करनी होगी, वहां 4 यूनिट ही कपास बनेगी। लेकिन अगर आप गेहूं की यानी अनाज की 4 यूनिट का उत्पादन करते हो तो कपास नील है, कपास का उत्पादन नहीं होगा। ये संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति इसलिए है क्योंकि अगर आप या तो कपास का उत्पादन कर लो, 10 यूनिट उत्पादन कर लो, अनाज 0, या आप कपास भी करना चाहते हैं गेहूं भी करना चाहते हैं तो 9 यूनिट कपास और 1 यूनिट गेहूं या अनाज जो जिसको अपन बोल रहे हैं। इधर आप 7 यूनिट कपास और इधर 2 यूनिट अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, इधर 4 यूनिट कपास और इधर 3 यूनिट अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, या 4 यूनिट अनाज का उत्पादन कर दो, कपास का उत्पादन नहीं होगा। ये परिस्थिति आपके सामने बनेगी। अब इस तालिका के संयोग को समझते हैं अपन। तो क्या कहा गया, इस तालिका में अनाज और कपास उन संयोगों को दर्शाया गया जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था में संभव है। यहां पर आपको यह बताया गया कि आप या तो अनाज का उत्पादन कर लो या कपास का उत्पादन कर लो। यहां पर संसाधन क्या होंगे, पूर्णतया प्रयुक्त किए जा सकते हैं। दूसरी बात क्या आती है, सभी संसाधनों का उपयोग अनाज के ही उत्पादन पर किए जाने पर अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित इकाइयां कितनी? 4। अगर आप ये चाहो कि अपन को भैया कपास नहीं उत्पादित करना है, हमें तो केवल और केवल अनाज का उत्पादन करना है, तो आप 4 इकाइयां अनाज का उत्पादन कर सकते हो। और अगर आप यही सोच लो नहीं भाई अपन को अनाज का उत्पादन नहीं करना, हमें कपास का उत्पादन करना है, तो आप 10 इकाइयां कपास का उत्पादन कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहो कि कपास और अनाज दोनों का उत्पादन करें तो आप 9 इकाई कपास का और 1 इकाई अनाज का उत्पादन कर लो, या फिर आप अनाज की 2 इकाइयों का उत्पादन कर लो और कपास की 7 इकाइयों का उत्पादन कर लो, या अनाज की 3 इकाइयों का उत्पादन कर लो और कपास की 4 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब है वो उत्पादन संभावनाएं हो सकती है। अब यहां देखिए ए बिंदु, अब आपको अभी तक आपके पास डायग्राम नहीं आए हैं और न आपने डायग्राम समझे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं
ये दो अक्ष होते हैं, एक होता है वाई अक्ष, एक होता है अक्ष अक्ष। जब भी आप डायग्राम बनाओ तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि जितना पैमाना या जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी अक्ष अक्ष की लंबाई है, उतनी वाई अक्ष की लंबाई होनी चाहिए। दोनों को आप बराबर ले, पैमाना जो भी माने वो भी बराबर माने। तो यहां पर क्या देखने को मिला कि अगर आप यहां पर लिखने से छुटा है तो क्या देखा आपने, यहां आप लोग लिख लीजिएगा 1 2 3 4। तो क्या देखने को मिला कि अगर आप 10 इकाई कपास का उत्पादन कर रहे हैं तो आप 0 इकाई अनाज का उत्पादन करें। लेकिन अगर आप बी बिंदु पे आते हैं तो बी जो संयोग है वहां पर आप लोग 9 इकाई कपास का और 1 इकाई गेहूं का या अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। सी पर अगर आप देखते हो तो 7 इकाई कपास और 2 इकाई गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। डी पे अगर आप देखते हो तो 4 इकाई आप लोग कपास की और 3 इकाई गेहूं का या अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इस बिंदु पर क्या है, यहां पर अगर आप आ गए तो इस बिंदु पर आप कपास का 0 और अनाज गेहूं का 4 इकाई का उत्पादन करेंगे। यह उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो यहां पर यही कहा गया, उत्पाद रेखा चित्र में जो अर्थव्यवस्था है उसकी उत्पादन संभावनाएं दर्शाई गई है। वक्र पर या उसके नीचे स्थित कोई भी बिंदु क्या करेगा, अनाज, अनाज को अपन ने जैसे गेहूं बोल दो, बाजरा बोल दो, कोई भी चीज बोल दो, या कपास के संयोग को दर्शाता है, जो क्या है अर्थव्यवस्था में विभिन्न संसाधनों द्वारा ही संभव है। अब अगर अपन बात करें कि यह वक्र कपास के किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा अथवा अनाज के बदले कपास की मात्रा को दर्शाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसे सीमांत उत्पादन संभावना भी कहते हैं। तो बच्चों ये वर्ड जो है सीमांत, इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। सीमांत का तात्पर्य क्या है, अगर आप इसकी कुछ इकाइयों का त्याग कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी अगर 1 इकाई का त्याग करोगे या इसकी कपास की 1 इकाई का त्याग करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अनाज की 1 इकाई का उत्पादन कर सकते हो। अगर कपास की आपने क्या किया, यहाँ 2 इकाइयों का उत्पादन किया तो यहाँ 1 इकाई अतिरिक्त आपने अनाज का उत्पादन किया। ये सीमांत कहलाता है, यानी एक अतिरिक्त इकाई के त्याग करने पर या गंवाने पर आपको दूसरे की कितनी इकाई में बढ़ोतरी मिली, वो सीमांत। तो यहां पर क्या वर्ड बोला गया, सीमांत अवसर लागत या सीमांत उत्पादन संभावना। तो किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम उत्पादित संभावित उत्पादित मात्रा या अनाज के बदले कपास की मात्रा, आपने यहां पर क्या किया, अनाज की, देखिएगा गौर कीजिएगा, अनाज की 1 मात्रा आपने उगा रहे थे, लेकिन अगर आपने इसका त्याग किया, कपास की 1 इकाई का त्याग किया तो आपको अनाज की 1 इकाई मिली। ये उत्पादन सीमांत उत्पादन संभावना या आप इसको सीमांत अवसर लागत कह सकते हैं। यहां आपने क्या किया, 2 इकाइयों का त्याग किया और 1 इकाई अनाज की ओर प्राप्त की। इसी को मैं विपरीत रूप से समझाऊं तो आपने गेहूं की 1 इकाई का त्याग किया तो आपको कपास की 2 इकाइयां उत्पादित मिली। ये क्या है, सीमांत उत्पादन संभावना या आप इसको सीमांत अवसर लागत कह सकते हैं। ये बिंदु आपको बता दिया गया है, सीमांत अवसर लागत या सीमांत उत्पादन संभावना, यानी अनाज अथवा कपास के उन संयोगों को परिभाषा के रूप में अगर इसको दिखाएं तो सीमांत उत्पादन संभावना अनाज अथवा कपास के उन संयोगों को दर्शाती है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि उत्पादन संसाधनों का क्या हो,
पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके। तो ये इन संयोगों को दर्शाती है, वो सीमांत उत्पादन संभावना कहलाती है। अब यहां पर तीन चीजें आती हैं। अगर सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु अनाज और कपास के उस संयोग को दर्शाता है जो उस तब उत्पादित होगा जब सभी अथवा कुछ संशोधनों का उपयोग या तो पूरी तरह से न किया गया हो या उनका अपव्यय करते हुए किया गया हो। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहां तीन बिंदु दर्शाए हैं, ए बी सी। इस ए बिंदु पर क्या होगा कि रोजगार की संभावना कम है, यानी क्या है कि इस बिंदु पर जो संसाधन है उनका उपयोग न या तो पूरी तरीके से नहीं किया गया या अपव्यय करते हुए किया गया है। दो बातें आ गई, या तो उत्पादित संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया, अगर किया गया है तो अपव्यय करते हुए किया गया है। यानी ये क्या कहा गया, उत्पादन संभावना वक्र के ठीक नीचे की स्थिति है। और यदि हम किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को कुछ त्याग करना होगा। वही बात जो मैंने आपको बताया, अगर आपको कपास की 10 इकाई प्राप्त करनी है तो आपको गेहूं की कोई भी इकाई उत्पादित नहीं करनी, यानी 1 इकाई का त्याग करना होगा। और अगर गेहूं की 1 इकाई का उत्पादन करना है तो कपास की 1 इकाई का त्याग करना होगा। यही अवसर लागत कहलाती है। ये बोर्ड परीक्षाओं में काफी बार 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत पूछा जाता है। तो अवसर लागत की जो संकल्पना है व्यक्ति विशेष अथवा समाज दोनों पर लागू होती है। यह संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है और अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से उपयोग लाई जाती है। इसे क्या कहेंगे, आर्थिक लागत भी कहते हैं। यानी जो अवसर लागत की जो संकल्पना है वो व्यक्ति विशेष अथवा समाज, व्यक्ति विशेष अथवा समाज दोनों पर लागू होती है। और ये जो संकल्पना है वो क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अर्थव्यवस्था में क्या होता है, व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। इसे क्या कहेंगे, आर्थिक लागत भी कहते हैं। अब यहां पर 3 बिंदु हैं, ए बी और सी। जो ए बिंदु है उसकी क्या है, इसका मतलब है कि जो संसाधन है उनकी कम उपलब्धता है, कम उपयोग किया गया है। दूसरा बी बिंदु है, ये तो सीमांत उत्पादन वक्र है, इस पर पूर्ण उपयोगिता है। और सी बिंदु पर उपयोगिता अति उपयोगिता है। तो कहने का मतलब ये है कि ए बिंदु नीचे है सीमांत उत्पादन वक्र से, इसलिए कम उपलब्धता, सी ऊपर है तो अधिक उपलब्धता, और बी बिंदु पॉइंट पे है इसलिए पूर्ण उपलब्धता। बच्चों इस प्रकार ये आपका चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैंने आपको पूरे टॉपिक्स बुद्ध के साथ दिखाते हुए क्लियर किए हैं, कंप्लीट हो गया है। आपको पूरे चैप्टर में कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन, मैंने पीडीएफ भी भेज रखा है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बट आप अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लें। कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर के साथ में उपस्थित होऊंगा। वीडियो पूरा देखें, जरूर हमें प्रमोट करें, क्योंकि अब आपको हमारा सहयोग करना है, तभी अपन आगे चलेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो।